रहे हैं। जेन जी को लेकर सियासत हो रही है, अलग अलग दावपेच अपनाए जा रहे हैं। 2029 के बाद तो ये जेन जी छोड़िए, जेन अल्फा भी वोटर बन जाएगा। कहने का मतलब सीधा है हुक्म कि भारत का भविष्य इस देश की युवा आबादी पर अब निर्भर कर रहा है और इसीलिए भारत अंतरिक्ष में फ्यूल स्टेशन बनाने से लेकर सेमीकंडक्टर चिप पर काम कर रहा है। और ये वाला सब्जेक्ट अगले चैप्टर में आपको बताऊंगी, पूरी डिटेल के साथ बताऊंगी। लेकिन अभी बात भारत में अचानक जो सियासी बयार निकल चली है उस पर बात। जेन जी का जप लगा रहे राजनीतिक दलों के बीच विपक्ष के नेता आज अचानक हजारों साल पुरानी किताब का उदाहरण लेकर आ गए, जिस किताब को इस देश के जेन जी की ज्यादातर आबादी ने शायद देखा भी नहीं होगा। उसका जिक्र लेकर आए हैं राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में। मैं चाहती हूं पहले उस बयान को आप सुनिए, उसके बाद व्याख्या। And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. राहुल गांधी बड़े हिम्मत वाले हैं, मनुस्मृति की लाइनें खोज कर निकाल लाए हैं। लेकिन अगर ये हिम्मत वो दूसरे धर्मों की दूसरी किताबों को लेकर दिखाते तो फिर आज रुबिका लियाकत न्यूज की पाठशाला से उनको सलाम करती, अदब से झुककर कहती कि राहुल जी आप सच में महिलाओं के किरदार को बुलंद करने के लिए एक सच्चे कदम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिक्र राहुल गांधी ने इस लोकतांत्रिक देश में मनुस्मृति का किया। मैं राहुल गांधी जी से सीधा सवाल करना चाहती हूं, यह देश मनुस्मृति से चल रहा है या फिर संविधान से? और मैं आप लोगों से भी पूछती हूं, यह देश मनुस्मृति से चल रहा है कि संविधान से चल रहा है? राहुल गांधी छात्रों के कार्यक्रम में मनुस्मृति लेकर आते हैं। आज सबसे पहले आप लोग मुझे यह बताइए, अगर आप सनातनी हैं, हिंदू हैं, आपके घर में बहुत सारे रिलीजियस किताबें होंगी, धार्मिक किताबें होंगी, आप में से कितनों के घर पर मनुस्मृति है? और अगर आपको नहीं पता है तो अपने माता पिता से पूछिए, पूजा घर में अगर कहीं मनुस्मृति रखी है तो बताइए कितने लोगों के घरों में मनुस्मृति होगी? उस मनुस्मृति को शायद पढ़ा होगा। आप में से कितने लोगों ने मनुस्मृति को देखा भी है? एक आंकड़ा बताती हूं कम। मनुस्मृति के बारे में जानकारी देने वाला जो विकिपीडिया वाला पेज है, हालांकि मैं ये नहीं कहती हूं कि विकिपीडिया जो है वो सबसे बड़ा आधिकारिक पेज हो गया, लेकिन उसको हमने खंगाला कि देखे तो सही, 51,40,000 लोग उस पेज पर गए हैं। विकिपीडिया पर मनुस्मृति को खोजने वाले कितने भारत में? लगभग 51,40,000 लोग। भारत में हिंदू कितने हैं? 100 करोड़। यानी अगर मान भी ली जाए कि मनुस्मृति के बारे में किसी और ने नहीं, सिर्फ हिंदुओं ने ही सर्च किया होगा, ठीक है, मतलब कोई उसमें लेफ्टिस्ट नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, कोई दूसरी आइडियोलॉजी नहीं, किसी ने, सिर्फ हिंदुओं ने ही अगर गूगल सर्च किया तो भारत में हिंदुओं का सिर्फ 0.05% हिस्सा, 51,40,000 इतना होता है 100 करोड़ का, 0.05%। यानी राहुल गांधी हिंदू महिलाओं को उस किताब का हवाला देते हुए पैट्रियार्की पर नसीहत दे रहे हैं, जिसके बारे में ज्यादातर लोग, मतलब मनुस्मृति को ना देखा होगा ना पढ़ा होगा। जानने की बात तो छोड़ ही दीजिए, ज्यादातर लोग इसके बारे में सर्च भी नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी की टीम, उनके लिए रिसर्च करने वाले लोग, अगर महिलाओं की स्थिति पर राहुल गांधी से भाषण दिलवाना ही चाहती थी तो इतनी हिम्मत है इन लोगों में
कि 10,000 साल पुरानी ये किताब के पन्ने पलटने से ज्यादा अभी रीसेंट कोई रिपोर्ट या सर्वे के पन्ने पलट लेते? एक रख देती हूं आपके सामने, गांधी परिवार अपने गढ़ केरल में ही एक रीसेंट सर्वे आया है, रिसर्च हुई है, उसके पन्ने पलट लेती है रिसर्च टीम? राहुल गांधी की या खुद राहुल गांधी ऐसा कर लेते? क्योंकि लड़ाई तो पेट्रियार्की की है ना। भारत में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है। किसकी? वर्ल्ड बैंक की। सिर्फ 4 साल पुरानी ये रिपोर्ट है, 10,000 साल तो भूल जाइए आप। इस रिपोर्ट से जेनजी कनेक्ट भी कर लेता। कैसे? वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर की एक रिपोर्ट बताती है कि केरल में जो लोग सऊदी अरब से लौट कर आए हैं, उनमें से 43% लोग ये मानते हैं कि अगर बीवी हुक्म नहीं मानती तो उसे पीटना चाहिए। सही। 32% लोगों का मानना है कि परिवार को बचाए रखने के लिए महिलाओं को अपने पति के आक्रामक व्यवहार को सहन करना चाहिए। ये कहीं और की रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, पॉलिसी रिसर्च की 4 साल पुरानी रिपोर्ट। पेट्रियार्की की बात कर रहे हैं ना। हमला करने के लिए हमेशा से मनुस्मृति का सहारा लेना, ये इस देश की एक, आप समझ लीजिए, सस्ती राजनीति हो गई। 1949 में संविधान लागू होने के किस्से का जिक्र करते हुए कांग्रेस हमेशा क्या आरोप लगाती जानते हैं आप? कि संघ तो संविधान की जगह मनुस्मृति चाहता था। राहुल गांधी ने भी वही कार्ड एक बार फिर खेला। लेकिन राहुल गांधी ने क्या मनुस्मृति को पढ़ा है? अच्छा छोड़िए, नहीं पढ़ा है। क्या राहुल गांधी ने कभी संघ से यह पूछा कि भैया कौन से मनुस्मृति के अंश को संविधान में लाने की कोशिश कर रहा था संघ? हमें भी तो पता चले ना, हम भी तो जानना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी ने पूरी की पूरी मनुस्मृति को पढ़ लिया है? उन्हें मालूम है मनुस्मृति में कोई भी चीज जिसके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं कि ये फला जगह पाई जाती है, फला जगह पाई जाती है, उसके बारे में डिटेल रिसर्च किया उन्होंने? कितनी बार पढ़ा मनुस्मृति को? और ये मनुस्मृति कहां कहां काम आ रही है? अगर मनुस्मृति के जिक्र भर से कोई मनुवादी हो जाता है तो फिर तो देश का हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर भी ये सवाल उठ जाते हैं। अब आप पूछेंगे मैडम ये क्या बात हुई, आप कोर्ट को कैसे ले आई मनुस्मृति के मसले पर? मेरे पास फैक्ट्स है, मैं फैक्ट्स पर बात करती हूं। देश के सुप्रीम कोर्ट ने, और तारीख नोट कीजिए, 11 जून 2026 को जन्म से पहले भ्रूण की जांच के मामले में सुनवाई के दौरान मनुस्मृति के श्लोक का जिक्र किया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस श्लोक का जिक्र किया था। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर से मनु की मूर्ति हटाने के बड़े प्रयास हुए थे। आप में से कितने लोग जानते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के बाद बाहर जो है वो मनु की मूर्ति है? आप जानते हैं इस मूर्ति को हटाने के लिए हाईकोर्ट में जबरदस्त बहस हुई थी। और ये मैं बात कर रही हूं 8 जुलाई 1989 की। राजस्थान में तब कांग्रेस ही की सरकार थी। राजस्थान हाईकोर्ट में मनुस्मृति लिखने वाले महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई थी। मनुस्मृति का हवाला देकर उस प्रतिमा को हाईकोर्ट से हटाने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट के जजेस की पीठ ने यह आदेश दिया था, क्योंकि हमेशा से आरोप लगते रहे और उस याचिका में भी शायद ये बात कही गई थी कि मनु पर महिला विरोधी, दलित विरोधी, जातिवादी समर्थक होने के आरोप लगे थे। इस आदेश के खिलाफ धर्मपाल आर्य नाम के शख्स ने याचिका दायर की। नाम क्या था? धर्मपाल आर्य। उन्होंने याचिका दायर की। कहा मनु ना तो महिला विरोधी है, ना ही दलित विरोधी, ना ही जातिवादी समर्थक। उन्होंने मनुस्मृति से ही 14 तर्क कोर्ट में रखे और प्रतिपक्ष के वकील को कहा तुम सबसे कमजोर 3 तर्क छांटकर उसे काट दो, मैं याचिका वापस ले लूंगा। 3 दिन तक कोर्ट चली, सुनवाई चली। विरोधी खेमे का वकील चुप्पी साधे बैठा रहा, कोई जवाब नहीं सूझा और आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट के उन्हीं जजेस ने यह माना कि मनुस्मृति पर कोई आरोप साबित होता ही नहीं। मूर्ति राजस्थान हाईकोर्ट परिसर से नहीं हटेगी, यही रहेगी। और वो है, ये तथ्यों पर आधारित सुनवाई थी। कोर्ट की चौखट पर यह साबित हुआ था।
उसके बाद फिर कभी किसी ने कोर्ट में मनु और मनुस्मृति को चुनौती देने की कोशिश नहीं की। हाँ, उसकी मनमानी व्याख्या और उस पर राजनीति बहुतेरी बार हुई है। राहुल गांधी पुणे से पहले संसद में भी संविधान बनाम मनुस्मृति वाला नैरेटिव बनाने की कोशिश, गढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। इस बार राहुल गांधी ने मनुस्मृति को महिला आरक्षण पर बीजेपी पर पलटवार करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, क्योंकि महिला आरक्षण पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस सहित हर उस पार्टी को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा जिन्होंने महिला आरक्षण के लिए लाए गए संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोटिंग की है। अब राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से मनुस्मृति का इस्तेमाल बीजेपी महिलाओं का हक मारने के लिए कर रही है ना, लेकिन महिला आरक्षण तो महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल है, तो इस लिहाज से तो सरकार मनुस्मृति के विरोध में काम कर रही है। मतलब राहुल गांधी के तर्क के हिसाब से तो यही लग रहा है, महिला विरोधी होना चाहिए ना इस पार्टी को तो, लेकिन ये तो 33% आरक्षण ला रही है महिलाओं के लिए। इस देश में महिलाओं को जब भी हक देने की बात हुई तो मनुस्मृति को हथियार बना लिया गया। मतलब जो बाबा साहेब मनुस्मृति को जलाने वाले मंच का हिस्सा थे, अक्सर ये कहते हैं कि बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जब जलाया गया था, हालांकि कई लोग तो ये कहते हैं कि मनुस्मृति जलाई थी। सच ये है कि मनुस्मृति जिस मंच से जलाई गई थी उस मंच का वो हिस्सा थे। और बाबा साहेब ने क्या कहा, उन्होंने ही जब संविधान सभा में हिंदू महिलाओं के हक की बात हुई तो एक नहीं 2 बार मनुस्मृति का सहारा लिया। बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये रही मनुस्मृति। आप में से कभी किसी ने अगर ना देखी हो तो यही है वो मनुस्मृति जिसका बार बार जिक्र किया जाता है। और आप लोग एक बार इसे जरूर पढ़िएगा और याद रखिएगा, इतिहास के 10,000 साल पुराने पन्ने पलटना और फिर उसे आज की तारीख में इस्तेमाल करना तो केवल मनुस्मृति नहीं, फिर ऐसी बहुत से अलग अलग मजहब की बहुत सी स्मृतियां हैं जिसका जिक्र करने की हिम्मत फिर इन तमाम सियासतदानों में होनी चाहिए। और इसकी बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये देश मनुस्मृति से नहीं संविधान से चलता है। बहरहाल बाबा साहब अंबेडकर ने 2 बार मनुस्मृति का जिक्र किया था। कब किया था? जब संविधान सभा में हिंदू महिलाओं के हक की बात हो रही थी और बाद में इसी मनुस्मृति का हवाला देकर महिलाओं को पिता की संपत्ति में बराबर का हकदार माना गया। अब मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। नाउ आई कम टू द क्वेश्चन ऑफ हर शेयर, यानी औरतों के हक के लिए वो बात करते हुए, as the Rao committee has pointed out and as many of the witnesses who know the Shastras have pointed out, that it is impossible to deny the fact that the daughter, according to the Smritis, was a simultaneous heir along with the son and that she was entitled to 1/4 share of her father's property. That has been accepted as a text from यज्ञवल्क्य एंड ऑल्सो फ्रॉम मनु। ये ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, ये पन्ना में लेकर आई हूं और इसमें उन्होंने जिक्र किया है। जरा ये बता दीजिए आप, ये जो हरा वाला, ये देखिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। I once counted 137 smritis and I do not know why our ancient Brahmins were so occupied in writing smritis and why they did not spend their time doing something else. It is impossible to say, assuming that occupation was a paramount occupation of the day. ये तब की बात करें कि ब्राह्मणों ने सिर्फ इसी का जिक्र क्यों किया। There is no doubt that the 2 smritikars whom I have mentioned is no doubt that the 2 smritikars whom I have mentioned, Yajnavalkya and Manu, ranked the highest among the 137 who had tried their hands in framing smritis. Both of them have stated that the daughter is entitled to 1/4 share. It is a pity that somehow, for some reason, customs has destroyed the efficacy of that text. Otherwise, the daughter would have been, on the basis of our own smritis, entitled to get 1/4 share.